हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट फिजियोलॉजी। और प्लांट फिजियोलॉजी में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ये एनसीईआरटी की बुक में 11 चैप्टर है और ये क्लास 11th का ही चैप्टर है। अब यहाँ पे जैसे कि ट्रांसपोर्ट आपको नॉर्मल लाइफ में भी देखने को मिलता है। ट्रांसपोर्ट के लिए हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए हेल्प लेते हैं। वैसे ही प्लांट्स में सब्सटेंसेस को मूव करवाने के लिए कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं एनसीईआरटी इस चैप्टर के शुरुआत में इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो इन सब पर्सन्स के आंसर यहाँ पे जानने को मिलेंगे। तो सबसे पहला पर्सन क्या पूछता है, देखो, हैव यू वंडर्ड हाउ वाटर रीचेस द टॉप ऑफ टॉल ट्री। कह रहा है ये आपको सोच के अजीब लगता है कि कैसे पानी जो कि सॉइल में अवेलेबल था और रूट्स अब्जॉर्ब कर लेती हैं, आपको पता है, और वो टॉप ऑफ टॉल ट्री तक कैसे पहुंचता है, क्योंकि आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है इसके अगेंस्ट, क्योंकि मोमेंट ऊपर की तरफ होना है, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड जो है काम कर रहा है, तो इसलिए मूवमेंट कैसे होता है, उसके लिए कौन सा फोर्स काम करेगा। एंड फॉर दैट मैटर हाउ एंड वाई सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम सेल टू अदर सेल। कह रहा है कि हाउ कैसे और क्यों मूव करते हैं सब्सटेंसेस, क्योंकि जो लीफ है जैसे आपको पता है वो फूड बना रहे हैं, मगर कुछ ऐसे पार्ट है जो ये बना नहीं पा रहे हैं, जैसे ग्रोइंग पार्ट हो गए या फिर ऐसे पार्ट जहाँ पे ये मैकेनिज्म नहीं है, तो उनको ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। और जैसे कि रूट है, रूट के पास वाटर और सोइल है, तो वो सूट तक कैसे पहुंचाता है, तो ये मूवमेंट कैसे होता है सब्सटेंसेस का, ये हमें यहाँ जानने को मिलेगा। वेदर और सब्सटेंसेस मूव इन ए सिमिलर वे, क्या सब्सटेंसेस का मूवमेंट सेम तरीके से होता है सभी का, ये भी हमें यहाँ जानने को मिलेगा कि अलग तरह के सब्सटेंसेस का मूवमेंट अलग अलग तरीके से कैसे हो सकते हैं, उससे कितने वे हैं। इन द सेम डायरेक्शन, क्या सभी सब्सटेंसेस सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, ये भी हमें जानने को मिलेगा। एंड वेदर मेटाबॉलिक एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर मूविंग सब्सटेंसेस, क्या सब्सटेंसेस को मूव करवाने के लिए मेटाबॉलिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म होता है, तो उससे जो एनर्जी बनती है उसको मेटाबॉलिक एनर्जी बोलते हैं। क्या उस एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है हमें ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए, तो ये आंसर्स भी हमें यहाँ जानने को मिलेंगे। अब देखो नेक्स्ट आगे क्या कह रहे हैं, प्लांट्स नीड टू मूव मॉलिक्यूल्स ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस, प्लांट को जो है मॉलिक्यूल्स लॉन्ग डिस्टेंसेस पे मूव करवाने पड़ते हैं, मच मोर देन एनिमल्स डू, क्योंकि प्लांट्स की हाइट एनिमल्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, इसलिए प्लांट्स को मूवमेंट जो है मॉलिक्यूल्स का वो लॉन्गर डिस्टेंसेस पे करवाना पड़ता है। दे ऑल्सो डू नॉट हैव ए सर्कुलेटरी सिस्टम इन प्लेस, और प्लांट्स के पास तो कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, जबकि एनिमल्स के पास एक सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो प्लांट्स उसके अंदर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कैसे करवाते हैं, ये हमें इस चैप्टर में जानने को मिलेगा। वाटर टेकन अप बाय द रूट्स हैज़ टू रीच ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट अप टू द वेरी टिप ऑफ द ग्रोइंग स्टेम। जैसे कह रहा है कि जो रूट्स हैं वो पानी को अब्सॉर्ब करती हैं, आपको पता है छोटी क्लासेस में पढ़ भी लिया आपने, को वो टॉप ऑफ प्लांट तक कैसे पहुंचता है, इवन सारे जितने भी पार्ट है वहाँ तक पानी का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, जो ग्रोइंग स्टेम एकदम से टिप पे रहती है वहाँ तक उसका मूवमेंट कैसे होता है, ये हमें जानने को मिलेगा इस चैप्टर के अंदर। द फोटोसिंथेसिस सेकेंड on food synthesized by the leaves have also to be moved to all parts including root tips embedded in deep inside the soil। कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है उसके द्वारा जो फूड बनता है उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, उसको हम फोटोसिंथेट्स बोलते हैं, वो भी लीव्स के द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है। हैव आल्सो टू बी मूव्ड ऑल पार्ट्स, उसमें हम सारे प्लांट के पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है प्लांट को, और इंक्लूडिंग द रूट जो कि हमें पता कि सोइल के अंदर है, तो वहाँ तक शूट सिस्टम से रूट सिस्टम तक कैसे पहुँचता है। तो आपने यहाँ पे देखा कि दो तरह के सिस्टम काम कर रहे हैं, एक शूट सिस्टम और एक रूट सिस्टम। रूट सिस्टम पानी का अब्जॉर्प्शन करके सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट में पहुँचाता है, शूट सिस्टम फूड को बना करके रूट सिस्टम तक इवन जितने भी पार्ट्स हैं ग्रोइंग पार्ट है उन वहाँ तक पहुँचाता है। तो यहाँ पे इसको करने के लिए मूवमेंट क्या होगा, अक्रॉस शॉर्ट डिस्टेंसेस होगा। सबसे पहले हम शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट पढ़ेंगे, से विद इन द सेल, सेल के अंदर, अक्रॉस मेम्ब्रेन एंड फ्रॉम सेल टू सेल विद इन टिश्यू हैज आल्सो टेक प्लेस। कह रहा है कि ये करवाने के लिए हमें शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होगा विद इन द सेल, सेल के अंदर ही, या फिर अक्रॉस द मेम्ब्रेन एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए, और या फिर सेल टू सेल मूवमेंट जो होगा विद इन द सेम टिश्यू के अंदर, वो भी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का एक पार्ट होगा। ठीक है, टू अंडरस्टैंड सम ऑफ
the transport processes that take place in plants, one would have to recollect one's basic knowledge about the structure of cell and anatomy of plant body। कह रहा है कि ये सब समझने के लिए ट्रांसपोर्ट जो है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का या सब्सटेंसेस का प्लांट्स में कैसे होता है, हमें अपनी सेल बायोलॉजी की जो नॉलेज है उसको रिकलेक्ट करना पड़ेगा। वो हमारे लिए यहाँ पे बहुत यूज़फुल हो, क्योंकि जब स्ट्रक्चर ऑफ सेल जब पढ़ते हैं तो उसके बारे में सब बातें हम जान लेते हैं। आपने ये चैप्टर पढ़ लिया होगा सेल बायोलॉजी, आप मुझे उम्मीद है कि आप उसको फिर से रिवाइज करेंगे और आपको ये चीज़ें अच्छे से याद होंगी। साथ में एनाटॉमी आपने पढ़ लिया होगा, एनाटॉमी में भी आपने ये सब चीज़ें डिटेल में जान ली होगी, तो वो सब चीज़ें भी आपको यहाँ पे हेल्प करेंगी इन प्रोसेसेस को समझने में, इसलिए आपका काम आसान हो जाएगा। साथ में वी ऑल्सो नीड टू रिविजिट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफ्यूजन बिसाइड्स गेनिंग सम नॉलेज अबाउट केमिकल पोटेंशियल एंड आयंस। जैसे कि डिफ्यूजन जो है आप पढ़ते हो केमिस्ट्री के अंदर भी, तो इसलिए केमिस्ट्री में आपने पढ़ लिया होगा, तो वहाँ की नॉलेज भी यहाँ पे काम में आएगी, जैसे कि केमिकल पोटेंशियल्स, आयन, इनके बारे में तो इन्फॉर्मेशन वो भी आपके यूज़ में आएगी। तो इसलिए वो सारी इन्फॉर्मेशन को रिकलेक्ट करो, आप रिवाइज करो, वो आपको यहाँ पे यूज़ में आएगी। देखो यहाँ पे मैंने इस पैराग्राफ का प्रेजेंटेशन कैसे किया है, ये देखो यहाँ पे हमने एक प्लांट बना लिया। इस प्लांट के अंदर दो सिस्टम दिखाए मैंने, एक मैंने रूट सिस्टम दिखाया, एक मैंने शूट सिस्टम दिखाया। रूट सिस्टम जो कि सोइल के पास में है, ये वाटर और मिनरल्स जो सोइल के अंदर अवेलेबल है उसको एब्जॉर्ब करेगा, और सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट जितने भी हैं उनको वो शूट सिस्टम में वहाँ तक, उसकी टिप तक वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेगा। दूसरा मैंने शूट सिस्टम बनाया। इस शूट सिस्टम में लीव्स आगे, ग्रीन पार्ट आगे और अदर पार्ट्स आगे, जैसे ग्रोइंग पार्ट, सेनिसेंट पार्ट। अब शूट सिस्टम का मेन काम लीफ आगे, तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होना है और फूड को बनाना है, फूड को बना करके ट्रांसपोर्ट करना है, और वो ट्रांसपोर्ट करेगा, ग्रोइंग पार्ट्स को भी करेगा, और साथ में जो रूट एम्बेडेड है सोइल के अंदर वहाँ तक भी फूड का ट्रांसपोर्ट शूट सिस्टम करेगा। तो यहाँ पे दो तरह के सिस्टम है प्लांट में, एक शूट सिस्टम और एक रूट सिस्टम। शूट सिस्टम वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन करके ट्रांसपोर्ट करते हैं, और दूसरे जो हैं वो शूट सिस्टम है, वो फूड का सिंथेसिस करके ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया ग्रोइंग पार्ट में न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट किया जाता है वहाँ तक। दूसरा मैंने एक सेनिसेंट पार्ट दिखाया यहाँ पे। सेनिसेंट पार्ट वो होता है जो पार्ट मैच्योर था और अब एजिंग में जा रहा है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेनीसेंस। एजिंग के प्रोसेस का नाम है सेनीसेंस, और उसके लिए जो पार्ट उसके अंदर जा रहा है सेनीसेंस में उसको बोलेंगे हम सेनीसेंट पार्ट। अब आपको पता है एजिंग होने के बाद एक टाइम इंटरवल के बाद में डेथ हो जाती है किसी भी पार्ट की, तो उसकी डेथ होने वाली है उसको पता है, तो इसलिए वो क्या करता है वहाँ पे अपने बायोमोलिक्यूल्स को तोड़ के उससे एलिमेंट्स निकालता है सेनीसेंट पार्ट, और वो एलिमेंट्स निकलने के बाद में वो ग्रोइंग पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट कर देता है। अगर वो मोबाइल हैं, अगर वो उनको ट्रांसपोर्ट कर सकता है तो उनको ग्रोइंग पार्ट में रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो इसलिए ये सेनीसेंट पार्ट भी एलिमेंट्स का ट्रांसपोर्ट करा देते हैं यंग पार्ट्स तक, ग्रोइंग पार्ट्स तक, जहाँ पे रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। जो इमोबाइल होंगे उनका नहीं होगा। तो इसलिए हम ये बात नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कशन भी करेंगे। मिनरल न्यूट्रिशन जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे दो तरह के एलिमेंट हैं जिनका मूवमेंट करवा सकते हैं मोबाइल, और जिनका नहीं करवाएंगे उनको इमोबाइल। तो अभी इनके बारे में हमें बात नहीं करनी है। तो सेनीसेंट पार्ट भी ट्रांसपोर्ट करवाते हैं एलिमेंट्स का, ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है। अब देखो यहाँ पे आगे देखते हैं कि NCERT में क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर पढ़ते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि when we talk of the movement of substances, when we talk of the movement of substances, we need first to define what kind of movement we are talking about, कि हम किस तरह के मूवमेंट की बात कर रहे हैं, हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। एंड ऑल्सो व्हाट सब्सटेंसेस वी आर लुकिंग एट, किस तरह के सब्सटेंसेस में हम ट्रांसपोर्ट जो कर रहे हैं उनका किस तरह के वो सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। हमें ये भी क्लियरली पता होना चाहिए। जैसे कि फ्लावरिंग प्लांट, इन्हें फ्लावरिंग प्लांट में अगर बात करें तो हम सब्सटेंसेस दैट वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड आर, वो कौन से हैं, एक तो वाटर है, वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं, ये दोनों सोइल से हैं,
और सोइल से ये एब्जॉर्ब करके रूट सिस्टम शूट सिस्टम को ट्रांसपोर्ट करेगा। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जिसको हम फूड भी बोलते हैं, ये शूट सिस्टम बनाएगा और ये सारे रूट सिस्टम तक और जितने भी पार्ट्स हैं सबको ट्रांसपोर्ट करेगा। इन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को पीजीआरस बोलते हैं इन शॉर्ट में, और इनको हम जो है हार्मोन्स भी बोल सकते हैं। देखो मैंने इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये मैंने लिख के दिखाया। सब्सटेंसेस टू बी ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स आर वाटर, मिनरल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनको फूड बोलते हैं। वाटर मिनरल्स रूट सिस्टम से सूट की तरफ जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड सूट सिस्टम से रूट सिस्टम और जितने पार्ट वहाँ तक जाते हैं। और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पीजीआरस या हार्मोन, ये प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं। इस पे बेस्ड एक चैप्टर भी है प्लांट फिजियोलॉजी में, हम आगे पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वहाँ पे हम यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे डिफरेंट हार्मोन्स की या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की, तो ये वहाँ पे हम डिस्कशन होगा। मगर यहाँ पे इनका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ये पढ़ेंगे कि ये जहाँ बनते हैं और जिस प्लेस पे इफेक्ट दिखाते हैं वहाँ तक ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ये हमें जानने को मिलेगा। फिर आगे लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर ट्रांसपोर्ट के बारे में। ट्रांसपोर्ट दो तरीके से होता है, शॉर्ट डिस्टेंस एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। देखो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कैसे हो सकता है, डिफ्यूजन हो सकता है, अगर वो छोटे डिस्टेंस पे है तो डिफ्यूजन मोस्ट कॉमन टाइप ट्रांसपोर्ट है। साथ में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मैंने देखो यहाँ पे दिखाया है, मैंने एक प्लांट सेल दिखाई है, ठीक है, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन सेल वॉल, अंदर रेड वाली यहाँ पे ये है सेल मेम्ब्रेन और उसके अंदर साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में देखो कंटेंट मूव कर रहा है, मैंने यहाँ पे जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाया है। जब ये मूव करेगा तो इसको मूवमेंट करवाने के लिए साइटोप्लाज्म के मूवमेंट में हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि साइटोप्लाज्म में लिक्विड पार्ट के साथ में ऑर्गेनल्स वगैरह हैं तो ये डिजोल्व है उसके साथ में, तो इतना आसानी से मूव नहीं करेगा साइटोप्लाज्म, तो इसका मूवमेंट हमें एनर्जी के द्वारा करवाना पड़ता है, इसलिए ये ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो स्ट्रीमिंग होता है घूमना किसी का, तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म घूमता है, तो ये साइटोप्लाज्म इन द सेल घूमता रहता है और ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है मॉलिक्यूल्स का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए। इसी को बोलते हैं हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ये शॉर्ट डिस्टेंस का टाइप है। दूसरा है लॉन्ग डिस्टेंस, इसको हम ट्रांसलोकेशन भी बोलते हैं, और यहाँ पे मूवमेंट जो होगा वो लॉन्गर डिस्टेंसेस होगा, और इसको करवाने के लिए यहाँ पे वेस्कुलर सिस्टम, जाइलम और फ्लोएम होते हैं जो कि आप एनाटॉमी में पढ़ चुके हो। इसी को मास फ्लो या बल्क फ्लो बोलते हैं लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि जैसे कि नदी में पानी बहता है तो उसमें कुछ डिजोल्व कर दोगे, डाल दोगे, जैसे एक पत्ता गिर गया, मान लो पेड़ था उसके किनारे पे, तो वो पत्ता भी बहने लग जाता है क्योंकि वो पानी के फ्लो के साथ बह रहा होता है। ऐसे पत्ता गिरेगा सॉइल पे तो वो नहीं बहेगा, मगर पानी के साथ बह रहा, उसको बोलेंगे मास फ्लो या बल्क फ्लो। तो मास फ्लो में अगर वहाँ पे कुछ हो रहा है और साथ में कुछ डिजोल्व हो गया तो उसका भी ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही प्लांट्स के अंदर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट मास फ्लो या बल्क फ्लो के द्वारा हम पढ़ेंगे कि कैसे होता है। यही इसमें एनसीईआरटी में देखो नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है। नाउ over small distances substances move by diffusion and by cytoplasmic streaming supplemented by active transport। ये हमने पढ़ा कि स्मॉल डिस्टेंसेस पे कैसे होता है डिफ्यूजन से, और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा किया जाता है। ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेस प्रोसीड्स टू द वेस्कुलर सिस्टम। लॉन्गर डिस्टेंस में किस फॉर्म में होता है, वेस्कुलर सिस्टम के द्वारा, जैसे कि जाइलम एंड फ्लोएम एंड इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। याद रखना इसका नाम क्या है, इसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, और ये जाइलम और फ्लोएम जो कि वेस्कुलर सिस्टम उनके द्वारा होता है, और इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट दैट नीड्स टू बी कंसिडर्ड इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब देखो ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो हमें बताया कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसका इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट एक है जिसकी जो इम्पोर्टेंट है वो है यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट की, उसकी डायरेक्शन क्या है ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि रूटेड प्लांट्स जिनमें रूट होती हैं, ट्रांसपोर्ट इन जाइलम ऑफ वाटर मिनरल्स, क्योंकि रूट्स वाटर मिनरल को अब्जॉर्ब करती हैं सोइल से, तो वो उसी का ट्रांसपोर्ट करेंगे। एंड इज इसेंशियली यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम रूट्स द स्टेम्स, उसका ट्रांसपोर्ट वाटर मिनरल का रूट्स के द्वारा कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम रूट्स टू द स्टेम। ये बात याद रखना, जाइलम हमेशा रूट्स जो होते हैं वहाँ पे जाइलम प्रेजेंट होते हैं, और वो जाइलम वाटर मिनरल्स को अब्जॉर्ब किए हुए जितने भी रहते हैं रूट्स के अंदर उसको लेकर के जाइलम अपवर्ड मूवमेंट करता है स्टेम की तरफ, सोर्स सिस्टम की तरफ, और ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। ऑर्गेनिक एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स जिसको हम फूड बोलते हैं, और ये हमें पता है कि सोर्स सिस्टम बनाता है, अंडर को मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट, और इनका ट्रांसपोर्ट मल्टी डायरेक्शनल
हो सकता है। इसको देखो यहाँ पे हम कैसे दिखाया मैंने, इसके बारे में मैंने प्रेजेंट किया कि जाइलम के अंदर ट्रांसपोर्ट हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, रूट्स स्टेम की तरफ होगा, ठीक है, हमेशा रोड सिस्टम से शूट सिस्टम की तरफ जाएगा, इसलिए यूनिडायरेक्शनल ऑलवेज। और किस किस का ट्रांसपोर्ट होगा, वाटर का होगा मेनली और मिनरल्स का मेनली होगा, ठीक है, ये इसके मेजर कंपोनेंट है। साथ में नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर कहीं पे नाइट्रोजन फिक्स हो रहा है रूट्स के अंदर तो उसका ट्रांसपोर्ट भी रूट से सूट की तरफ होगा, वो भी जाइलम से होगा। साथ में कुछ पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर अगर रूट्स में बन रहे हैं तो वो भी सूट की तरफ ले जाने होंगे तो जाइलम ले करके जाएगा, तो ये भी हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। फ्लोएम, फ्लोएम आपको पता है एक दूसरा वेस्कुलर सिस्टम है, ये मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करता है। मल्टी डायरेक्शनल में मतलब उसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, वो ऑलमोस्ट हर डायरेक्शन में पॉसिबल है, मगर हम क्या करें उस मल्टी डायरेक्शन में किसी दो पॉइंट्स को फिक्स कर दो, किसी दो को फिक्स कर दोगे फिर उसी के एक तरफ जाना और दूसरी तरफ से उल्टा वापस वहीं जाना, तो वो हो जाएगा बाई डायरेक्शनल। जैसे कि हाईवे होते हैं बाई डायरेक्शनल हाईवे, एक पॉइंट से गए दूसरे से उसके अपोजिट साइड से आ गए, तो ये क्या हो गया बाई डायरेक्शनल। तो अगर ऐसे देखेंगे तो वो कैसा बन जाएगा बाई डायरेक्शनल, वैसे वो कैसा है मल्टी डायरेक्शनल, ठीक है। तो इसलिए हम दो पॉइंट को फिक्स करके देखें तो बाई डायरेक्शनल बन जाएगा, नहीं तो अदरवाइज उसकी डायरेक्शन मल्टी डायरेक्शनल है। ट्रांसपोर्ट किसका होता है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का होता है, इसको फूड बोलते हैं हम, क्योंकि ये सूट सिस्टम के द्वारा बनाया जाता है और ये पूरे पार्ट्स ऑफ प्लांट में सप्लाई किया जाता है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो सूट सिस्टम में बनाएंगे वो सारे पार्ट जहाँ रिक्वायरमेंट होगी वहाँ तक जाएंगे, तो ये भी मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट या बाई डायरेक्शनल बोल सकते हैं, फ्लोएम के द्वारा होगा। वाटर और मिनरल्स का भी वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि वाटर जो है ट्रांसपोर्ट करवाने में फूड की ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले करता है, और वाटर आएगा तो उसमें डिजॉल्व मिनरल्स भी आएंगे, तो इसलिए हमें वहाँ फ्लोएम के अंदर वाटर भी मिलेगा और मिनरल्स का भी ट्रांसपोर्ट होता दिखेगा। जबकि यहाँ पे मेन जो है फूड का ट्रांसपोर्ट करवाना, मगर उसके लिए भी वाटर की ज़रूरत होती है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो आगे देखते हैं एनसीईआरटी में यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है। Organic compounds, next point, organic compounds synthesized in the photosynthetic leaves are exported to all other parts of plant including storage organ। कहाँ तक ले जाते हैं वो स्टोरेज ऑर्गन भी, क्योंकि जब पता है प्लांट हमेशा फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, जब फोटोसिंथेसिस बंद हो जाता है प्लांट्स के अंदर उस टाइम पे प्लांट को फूड की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो प्लांट जब फोटोसिंथेसिस चल रहा होता है डे टाइम में तो वो इतना फूड बना लेते हैं कि वो वहाँ पे जितने भी ऑर्गन हैं उसमें एक्स्ट्रा फूड को स्टोर कर लेते हैं। और जो स्टोर्ड फूड है वो तब काम आता है जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, जैसे कि रात का टाइम है या फिर ऐसा क्लाइमेटिक कंडीशन बदल गई है, वहाँ की वेदर कंडीशन बदल चुकी हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो गया कि वहाँ पे प्लांट्स स्टोर्ड फूड को यूज़ करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो उस टाइम पे प्लांट्स एक्सपोर्ट करते हैं वापस से स्टोर्ड फूड को जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वहाँ तक। तो इसलिए फ्लोएम के अंदर ट्रांसपोर्ट चलता रहता है, जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है तब भी और जब नहीं होगा तब भी ट्रांसपोर्ट उसको हम कंटिन्यूसली करना पड़ता है। फ्रॉम स्टोरेज ऑर्गन्स दे आर लेटर री एक्सपोर्टेड, उनको वहाँ से निकाल के वापस से री एक्सपोर्ट कर सकता है। कैसे होगा ये हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। साथ में मिनी न्यूट्रिएंट्स आर टेकन अप बाय द रूट्स, जो कि रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं, आपको पता है मिनरल सोइल के अंदर है, एंड ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड इनटू द स्टेम लीव्स एंड ग्रोइंग रीजन। कहाँ कहाँ जाते हैं वो ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड, कहाँ कहाँ ट्रांसपोर्ट होते हैं स्टेम में, लीव्स में एंड ग्रोइंग रीजन्स ऑफ द प्लांट, वो ग्रोइंग रीजन्स तक वहाँ पे ट्रांसपोर्ट होते हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट हर जगह की रूट्स ने एब्जॉर्ब किया, जबकि स्टेम लीव्स और ग्रोइंग उसकी रिक्वायरमेंट है। When any plant part undergoes senescence, nutrients में भी कह रहा है कि कोई भी प्लांट पार्ट अगर सेनिसेंस में जाता है, मतलब एजिंग हो रही है, बूढ़ा हो रहा है, तो उसके न्यूट्रिएंट्स के मे बी विड्रॉन फ्रॉम द सच रीजन्स एंड मूव टू द रीजन्स ऑफ ग्रोइंग पार्ट, तो उसी न्यूट्रिएंट्स विड्रॉ कर लिए जाते हैं और उसको मूव करवाया जाता है ग्रोइंग पार्ट जहाँ पे रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो ये भी एक तरह का ट्रांसपोर्ट हो गया, तो इसलिए सेनिसेंट पार्ट से भी एलिमेंट्स का ट्रांसपोर्ट किया जाता है ग्रोइंग रीजन की तरफ। हार्मोन्स, मैंने बताया कि हार्मोन्स का भी ट्रांसपोर्ट होता है और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड अदर केमिकल सिग्नल्स आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड। तो प्लांट्स के अंदर हार्मोन्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड अदर केमिकल सिग्नल्स आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड, उनका भी ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। दो इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स, जबकि केमिकल्स जो होते हैं स्मॉल अमाउंट में होते हैं, समटाइम्स स्ट्रिक्टली पोलराइज्ड, उनका ट्रांसपोर्ट
पोलराइज्ड होता है, मतलब बिल्कुल फिक्स होता है, जहाँ वो बनते हैं और जहाँ तक जाना है वहाँ तक ही रहता है, इसलिए स्ट्रिक्टली पोलराइज होता है, एक दिशा से दूसरी दिशा की तरफ स्ट्रिक्टली पोलराइज बोला जाता है। यूनिडायरेक्शनल मैनर फ्रॉम वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड टू द अदर पार्ट, जहाँ पे उनको उनका इफेक्ट दिखाना है वहाँ तक उनका जो है ट्रांसपोर्ट होता है, और ये यूनिडायरेक्शनल होता है, क्योंकि जहाँ बना और जहाँ तक इफेक्ट दिखाना वो एक डायरेक्शन तो हुई, तो इसलिए जहाँ पे सिंथेसिस हुआ और जहाँ पे इफेक्ट दिखाएगा वो डायरेक्शन एक ही बनेगी, तो इसका ट्रांसपोर्ट हार्मोन का कैसा होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा, अगर वहाँ पे हम सिंथेसिस के पॉइंट को इफेक्ट को देखेंगे। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है, नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि इन ए फ्लावरिंग प्लांट, हैंस इन ए फ्लावरिंग प्लांट देयर इज ए कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक कंपाउंड बट probably very orderly, moving in different directions and each organ receiving some substances and giving out some others। देखो ये कैसे, इसमें बहुत सिंपल सी बात लिखी हुई है कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक का कंपाउंड है बट प्रॉपरली वेरी ऑर्डरली, कैसा है, बहुत ऑर्डरली है। जैसे आप शहर में देखते हो, शहर में जो है ट्रांसपोर्ट और मॉलिक्यूल्स कैसे होता है, एकदम से जो हम कंपेयर कर रहे हैं कि शहर का ट्रांसपोर्ट और मॉलिक्यूल्स में क्या कंपैरिजन है, कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक दिख रहा है बट सिस्टम बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखो जैसे मैंने लिख के दिखा दिया कि भाई आपको सिस्टम बहुत सिंपल है, ट्रैफिक कॉम्प्लेक्स है। कैसे, देखो ट्रैफिक को मैंने कॉम्प्लेक्स इसलिए बोला कि आपको देखने पे ऐसा लगी बहुत जगह से ट्रांसपोर्ट चल रहा है, कि कोई ऑर्गन रिसीव कर रहा होगा, कोई ऑर्गन से वहाँ पे जो है गिव आउट कर रहा होगा, तो इसलिए एक साथ ट्रांसपोर्ट चल रहा है पूरी प्लांट बॉडी में, बट ये दिखने में ट्रैफिक कॉम्प्लेक्स है। वैसे तो सिस्टम तो सिंपल ही है, उसको पता है कि कहाँ से कहाँ जाना है। तो इसलिए जैसे शहर का ट्रैफिक सिस्टम है, आपको पता है कि एक ट्रांसपोर्ट सिग्नल सिस्टम लगाया जाता है, ठीक है। तो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है उसके अंदर वहाँ पे सिग्नल सिस्टम की हेल्प से उसको कंट्रोल किया जाता है पूरे शहर को, ताकि ट्रैफिक में कोई भी किस तरह की प्रॉब्लम ना आए। वैसे ही प्लांट में देखने में ट्रैफिक जो होगा सब्सटेंसेस का वो कॉम्प्लेक्स दिखेगा, बट उसको जो कंट्रोल करने का सिस्टम है वो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि सेम टाइम पे कुछ ऑर्गन्स तो वहाँ पे रिसीव कर रहे होंगे और कुछ ऑर्गन्स गिव आउट करेंगे मॉलिक्यूल्स को, तो इसलिए कॉन्टिन्यूस वहाँ पे ट्रांसपोर्ट चलता रहता है। बट वो ऑर्डरली है, कैसे है वो ऑर्डरली, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो एक ऑर्डर में होगा, वो ऐसे मिक्सअप नहीं मिलेगा। क्योंकि जैसे शहर में ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं ना, कि एक टाइम पे एक ही दिशा का जो है ट्रैफिक मूव करता है, तो बाकी सब दिशा का वहाँ पे कंट्रोल कर लिया जाता है ताकि वहाँ पे कोई भी दिक्कत ना हो। तो वैसे ही यहाँ पे ट्रैफिक जो होगा वो मॉलिक्यूल्स का वो कंट्रोल होता है, ऑर्डरली होता है, और जो सिस्टम इसको कंट्रोल करने का वो बहुत ही सिंपल है। तो इसलिए हमने यहाँ पे इस चैप्टर में अभी तक इंट्रोडक्शन पढ़ा, और इंट्रोडक्शन में हमने जान लिया कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट में कैसे कैसे किन किन तरह का हम ट्रांसपोर्ट पढ़ने वाले हैं, वो सब आंसर हमें इस चैप्टर में मिलने वाले हैं। और हम आने वाले लेक्चर में हम वीडियो में हम बात करेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो कि यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इसमें बहुत सिंपल यहाँ पे प्रोसेसेस गिवन होंगी, आप उनको पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया, वो आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आप एनसीईआरटी को खुद से पढ़ें, आपको सब समझ में आएगा। आप कैसे रिप्रेजेंट करना है ये मैंने आपको दिखा दिया कि रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और कंटिन्यूस आप स्टडी कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और उम्मीद करता हूँ कि आप हमेशा अपनी तैयारी को लगातार नीट के एग्ज़ाम से बढ़ाते रहें और अपना स्कोर इम्प्रूव करने के लिए कंटिन्यूस हार्ड वर्क करते रहें। थैंक यू वंस अगेन।